आज हम लोग डीएनए ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। डीएनए ब्लॉक में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ये कितने मार्क्स में आता है। तो देखेंगे अगर हम लोग डीएनए ब्लॉक को तो पाएंगे कि डीएनए ब्लॉक जो है तो हम लोग बात कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक की। तो डी एंड एफ ब्लॉक का जो क्राइटेरिया है वो आप अगर देखें तो आप पाएंगे कि डी एंड एफ ब्लॉक जो है एग्ज़ाम में ये इसका जो वेटेज होता है ये 7 मार्क्स का होता है। तो 7 मार्क्स आपका जो है इस लेसन से आता है, इसमें 7 मार्क्स का या 7 मार्क्स से ज़्यादा की भी आता है। कभी कभी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ जाता है, दोनों ऑप्शन में दिया रहता है और करके। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या उसी का जो है ऑप्शन क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और करके 2 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 में से कोई एक आपको करना रहता है। 5 मार्क्स से आता है। 1 मार्क्स में आपसे जो है कलर वगैरह पूछ लेता है कि CU2+ और CU3+ में एक कलरलेस है एक कलरफुल है, ऐसे करके जो है दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछ सकता है, स्टेबिलिटी के बारे में पूछ सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता होगा तो आप ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पहले जो है शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ने के बाद हमारा जो है ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि नंबर 1 पहले तो हमको जो है पोजीशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक हमको पता चल जाए कि डी और एफ ब्लॉक की पोजीशन कहाँ पे होती है पीरियड टेबल में, और उसको वहाँ पे रखने के पीछे क्या रीज़न है, उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक में ही क्यों रखते हैं, उन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में ही क्यों रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर हमको जो है डी एंड एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तो हम लोग उसके जो है मैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके क्या बोलते हैं कि कलर को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कलरफुल होगा या जो कंपाउंड है या एलिमेंट है या आयन है वो कलरलेस होगा। उसके साथ साथ हम उसकी जो है स्टेबिलिटी को, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट को, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है, डी एंड एफ ब्लॉक जो है किस प्रकार से बिहेव करते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स किसी ग्रुप में उनका क्या ट्रेंड रहता है, किसी पीरियड में उनका क्या ट्रेंड रहता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनके बिहेवियर में क्या चेंज देखने को मिलता है, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उनके बिहेवियर में क्या चेंज देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको उसमें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट कंपाउंड। डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसे हम लोगों को पढ़ना बहुत आवश्यक है वो हमारे सिलेबस में है, जैसे K2Cr2 हो गया, KMnO4 हो गया। इसका नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हमको प्रॉपर्टी पढ़नी होगी। तो यहाँ तक ये जो है 5 पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले तो हम लोग जो है डी ब्लॉक की जो है पोजीशन को देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कि अगर डी ब्लॉक की पोजीशन अगर हमको देखना है तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपका जो है एस ब्लॉक है, ठीक है। आप देखेंगे तो पाएंगे इस लेफ्ट साइड में आपका जो है एस ब्लॉक है और चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे तो देखेंगे लेफ्ट साइड में हमारा जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। राइट साइड में देखते हैं तो बोरान से लेके पूरा हीलियम नियॉन तक यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ एस और पी ब्लॉक के बीच में है ना ये स्कैडमियम से लेकर के जिंक तक, तो ये पूरा जो है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ आपको जो है सबसे बॉटम में पीरियड टेबल के सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब के बारे में जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देखोगे
डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक, इसमें जो है ग्रुप तक आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड का भी सारे के सारे क्या है, बी है। तो आप देखोगे कि इसमें जो है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, उसके बाद फिर 8th वाला, ये तीनों ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर देखोगे 8th, 9th, 10th हो जाएगा, फिर 11 को हम लोग फर्स्ट बी और 12 को हम लोग जो है सेकंड बी बोलते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसमें अगर हम लोग आगे बात करें तो इसे बात करने के कुछ तरीके होते हैं। तरीका जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसको आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं SCTV, कर्मन, फी, कोनी, कूजन। ठीक है, तो ऐसे 21 से लेकर 30 तक आपका एलिमेंट अगर याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, उसके बाद बाकी जैसे जैसे जो है सीरीज आती जाएगी, सारी सीरीज हम लोग जो है अच्छे से याद करते जाएंगे और आप ऊपर और नीचे का क्रम देख करके उसके साथ उसको अलाइन कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज़ जो है कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यट्रियम, जिक्रोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये हो जाएगा। उसके बाद 3D सीरीज हो गई, 4D सीरीज हो गई। नेक्स्ट येलो कलर से स्टार्ट करेंगे 5D सीरीज। 5D सीरीज में लैंथनम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन लैंथनम एफ ब्लॉक में आता है, इसलिए लैंथनम को छोड़ देते हैं। तो देखिए हाफनियम हो जाएगा, टेंटलम हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, रेनियम हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। उसके बाद फिर 6D सीरीज़ को अगर हम लोग देखें तो 6D सीरीज में देखोगे तो यहाँ पहला एलिमेंट आपको एक्टिनियम देख लेंगे, लेकिन वो एफ ब्लॉक में होता है तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं रदरफोर्डियम, हाँ, ड्यूबनियम हो जाएगा, सी बोर्गियम हो जाएगा, बोरियम हो जाएगा, हैशियम हो जाएगा, हाँ, मेटनेरियम हो जाएगा। उसके बाद ड्रमस्टेडियम हो जाएगा। जर्मनी के एक शहर का नाम है ड्रमस्टेड, उसी के नाम पर पड़ा है। रॉन्जन आप लोग जानते हैं, एक्सरे की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं, रॉन्जेनियम नाम होगा। कॉपरनिकस को भी आप जानते हैं, साइंटिस्ट हैं, कॉपरनिसियम हो गया उनके नाम पे। तो पहले क्या होता था, जहाँ पे जो है कोई एलिमेंट डिस्कवर होता था उसी के नाम पे रख दिया जाता, जो साइंटिस्ट डिस्कवर करते थे उस साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया जाता था, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से नाम आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो हम लोग थोड़ा बहुत ही जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, ये रहा आपका स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 3D सीरीज हो गई, ये 4D सीरीज कहलाएगी। तो 4D सीरीज यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये 5D सीरीज है। तो ये पहला वाला जो येलो कलर का स्पॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे लैंथेनाइट है, तो लैंथनम यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन लैंथनम एफ ब्लॉक में होने की वजह से हम लोग 72 से स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला इसका एलिमेंट क्या है, हैफनियम। ठीक है, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है 6D सीरीज़ को देखेंगे। तो जो रेड कलर के स्पॉट आपको दिख रहा है ये जो है एक्टिनियम सीरीज़ का है। तो यहाँ पे देखोगे एक्टिनियम नीचे है, ठीक है, तो एफ ब्लॉक में है तो उसको हटा दिए। तो यहाँ पे 1 and 4 से देखेंगे, इसका नाम है रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैशियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रोंजेनियम, कॉपरनीसियम। तो इस प्रकार से आपको जो है 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज है। 3D आपका स्कैडमियम वाली है, 4D यट्रियम वाली है, 5D आपका लैंथनम सीरीज है। ठीक है, और 6D आपका एक्टिनियम सीरीज है। तो इसमें 3D, 4D, 5D हमें पढ़ना है। 6D हमें जो है पढ़ना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6D जो है हमारा क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो 6D के बारे में हम लोग कोई डिस्कशन ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हम लोग जो फोकस करेंगे वो हमारा जो है 3D, 4D, 5D सीरीज होगा। ओके, नाउ अब हम लोग जो है
तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो वहाँ अगर हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर डी ब्लॉक जो है फुली फिल्ड रहेगा, डी ब्लॉक अगर जो है फुली फिल्ड रहेगा या डी ब्लॉक जो है खाली रहेगा, मतलब डी जीरो हो या डी टेन हो, तो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होना चाहिए। तो डी सबसेल में जो है इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, ठीक है, लेकिन पार्शियली फिल्ड होने चाहिए, पूरी तरीके से भरे नहीं होने चाहिए। तो डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें दिखने ही चाहिए, तभी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट तभी कहते हैं जब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देते हैं। ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखना होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखना होगा कि जो एलिमेंट है उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड तो मिलना ही मिलना चाहिए। अगर एक भी अनपेयर्ड है तभी हम इसको कह सकते हैं कि वो जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, अदरवाइज वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। 3D सीरीज में देखते हैं और 4D सीरीज में और 5D सीरीज में। तो 3D 4D और 5D सीरीज में अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं तो 3D में लास्ट में आता है जिंक, 4D में लास्ट में आता है कैडमियम और 5D में लास्ट में आता है मरकरी। तो आइए इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, अगर इन तीनों को अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे ये तीनों ही फुली फिल्ड हैं, और फुली फिल्ड होने की वजह से इनके पास कोई भी जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसीलिए इनको जो है डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहेंगे, है ना, क्योंकि डी ब्लॉक में लाई कर रहा है। लेकिन हम लोग इन्हें जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, डू नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो 3D में जानते हो स्कैडियम से लेके जिंक तक आता है, हाँ, 4D में यट्रियम से लेके कैडमियम तक आता है, 5D में लैंथनम से लेके मरकरी तक होता है। हालांकि लैंथनम को छोड़ देते हैं लेकिन कैलकुलेशन करने में इसका यूज़ कर लेते हैं। 6D सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट उनको हम लोग छोड़ देंगे। जिंक अगर हम लोग देखना है, कैडमियम मरकरी देखना है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें आप जो है जिंक से अगर कैडमियम में जाना है तो आपको केवल 18 ऐड करना होगा। तो अगर 18 आप ऐड करते हैं जिंक से कैडमियम में तो जिंक का 30 नंबर पे आता है, तो कैडमियम कितना हो जाएगा? 18 ऐड कर दीजिए। तो 30 में अगर हम लोग 18 ऐड करते हैं तो 48 हो जाएगा। मरकरी का अगर हमें निकालना है तो मरकरी से ऊपर होता है कैडमियम, और कैडमियम और मरकरी अगर कैडमियम के एटॉमिक नंबर से मरकरी के एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको 32 ऐड करना रहेगा। तो याद रखिएगा, पहली बार में 18 और दूसरी बार में 32 आपको ऐड करना रहेगा। तो ऐसे आपका 30 में जिंक 30 नंबर पे आता है तो 18 ऐड करोगे 48 हो जाएगा। कैडमियम 48 नंबर पे आता है, उसमें अगर आप 32 ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा। तो ऐसे आप जिंक, कैडमियम, मरकरी जैसे आपने निकालना है वैसे ही 3D 4D 5D सीरीज में आप इन सभी का जो है क्या बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं और भी लोगों का। चलिए मान लेते हैं आयरन है, तो आयरन 26 है, तो 26 में अगर आप 18 ऐड करते हो, ठीक है, तो 26 में 18 जोड़िए तो 26 10 36 और 36 4 40 4 44, 44 आ जाएगा, ठीक है। अब 44 में 32 जोड़िए तो 44 में अगर आप 32 जोड़ेंगे 44 2 46 30 76 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही 76 में 32 जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा। 76 30 106 और 2 जोड़ दो तो 108 हो जाएगा, ठीक। चलिए टाइटेनियम में देखते हैं, 22 नंबर पे आता है, तो 22 में 18 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 में 32 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक। अब स्कैडियम से अगर आप यट्रियम निकालना है तो स्कैडियम 21 पे आता है, यट्रियम निकालना होगा तो 18 जोड़ देंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक। अब यट्रियम के नीचे जो लैंथनम है उसका 57 आता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना रहेगा, यट्रियम
और लेंथनम में आपको जो है केवल 18 ही ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट इसके आगे है। एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे 14 जब आप जोड़ते हैं 18 में, तब जाके वो 18 10 28 प्लस 4 32, तो 32 एफ ब्लॉक को जोड़ने पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हाफनियम, ये टाइटेनियम वाली जो सीरीज है, यहाँ पे आपको अगर देखना होगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गया है, इसलिए आप जो है जब ऐड करेंगे तो 3D सीरीज़ में 18 ऐड करोगे तो 4D सीरीज मिलेगा, 4D सीरीज में 32 ऐड करोगे तो आपको जो है 5D सीरीज मिलेगा, 5D सीरीज में 32 ऐड करोगे तो 6D सीरीज मिलेगा। तो ये आपका जो है पूरा रहेगा। लेकिन लेंथनम का निकालने के लिए, एक्टिनियम का निकालने के लिए आपको केवल 18 ही ऐड करना पड़ेगा। रीज़न केवल ये है कि जो लेंथनम है और एक्टिनियम है वो इन्हीं दोनों जगह पे अवेलेबल है, तो इसलिए अभी इसके पहले एफ ब्लॉक आया नहीं है। एफ ब्लॉक ना होने की वजह से केवल 18 ही हमको ऐड करना रहता है, ज़्यादा नहीं। जब आप हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन इस साइड आते हैं तो इसके पहले ब्लॉक आ चुका है, तो ब्लॉक आ चुका है इसीलिए आपको 18 के बजाय 32 जोड़ना रहता है। बस इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान गए हैं। अब आगे हम लोग जो है निमोनिक का यूज़ करेंगे याद करने के लिए। तो 3D सीरीज़ को याद करने के लिए सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका होता है थ्री डी सीरीज़ को आपको डायरेक्टली याद करना रहेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो क्या हो जाएगा? Sc, Tv, करमन, फीकोनी, कूजन। तो आप देखोगे 21 से लेकर के 30 तक आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखना रहेगा 25 किसका है, तो 21, 22, 23, 24, 25। तो मैग्नीज 25 पे आता है और आयरन 26 पर आता है। तो याद रखिएगा 21, 25 और 30। तो 40 सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत प्रख्यात, क्या बोलते हैं कि बहुत ही उदंड न्यूज एंकर है जिनका नाम अर्नब गोस्वामी। तो अर्नब गोस्वामी के नाम को हम लोग यूज़ करेंगे जानवर गोस्वामी मतलब कि जर्नब गोस्वामी। तो मान लीजिए आपका क्लासमेट है जिसका नाम है जर्नब गोस्वामी। जर्नब, तो वाई जर्नब मुँह तक रियो रे, मुँह ताक रहा रे। जैसे कि अब बार बार घूर के जो है जर्नब जो है टीचर की ओर देख रहा है, तो टीचर बोलेंगे ना कि घूर घूर क्या देख रहा है, घूर घूर के क्यों देख रहा है, पढ़ाई कर। तो उसी के ऊपर हम लोग निमोनिक बनाते हैं कि वाई जर्नब मुँह तक रियो रे, पढ़ ABCD, मतलब ABCD को हम लोग बना देंगे ABCD। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से निमोनिक काफ़ी इजीली अच्छे से याद हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखोगे तो 5D सीरीज़ है। लैंथनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रियोनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ऐसे करके जो है आपका ये 5D सीरीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको याद रखने का तरीका, तो ला हफ्ता गुंडे टैक्स, ठीक है, ला हफ्ता, ठीक है, वरना उसे आयरन रॉड से पीटेंगे और सब हंसेंगे। तो ये निमोनिक बहुत अच्छा है। तो याद करने का तरीका, ला हफ्ता वरना, ठीक है, वरना मतलब W हो जाएगा और री के लिए वरना, ऐसे दोनों मिला करके वरना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को मिला देंगे आप तो आपका हफ्ता हो जाएगा। ला हफ्ता, वरना, ऑस्मियम उसे,
आयरन, आयरन का मतलब यहाँ इरिडियम से है, इरिडियम आयरन रॉड से पीटेंगे, पीटे मतलब प्लेटिनम, और मतलब एयू, एयू मतलब गोल्ड होता है सब। और सब हंसेंगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स में अगर आप देखोगे तो आपको देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा चलिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका क्या होता है n-1 डी, डी ब्लॉक में आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते करते 10 इलेक्ट्रॉन तक आपको देखने को मिलता है। डी ब्लॉक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की वो 10 होती है। आप जानते हैं डी ब्लॉक जो है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। इसके बाद NS की बात करते हैं तो यहाँ पे आप जानते हो 3D होगा तो क्या होगा 4s होगा, 4D होगा तो 5s होगा, 5D होगा तो 6s होगा, 6D होगा तो 7s होगा। इसलिए यहाँ पे डी ब्लॉक में एक कम रहेगा और एस ब्लॉक में डी के रिस्पेक्ट में एक ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे आपको कंपेयर करना रहेगा, ठीक है। आपस में डी और एस ब्लॉक को देखोगे तो अगर ये 3D होगा तो ये 4s होगा। अब आपको समझना है कि 3D और 4s में होता क्या था कि 3D और 4s की एनर्जी लगभग आसपास है, जो कि 4s की एनर्जी 4s बाद में आता है, लेकिन 4s की एनर्जी थोड़ा सा 3D से कम है। तो इसीलिए हम लोग जब वहाँ पे जो है पीरियड टेबल पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि 4s को हम लोग पहले भरते हैं और 3D को बाद में, ठीक है। लेकिन आज एक चीज़ और से समझिए कि हम कभी भी जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग एस ब्लॉक में फिल करेंगे, 4s में फिल करेंगे, फिर 3D में फिल करेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेंगे भी। तो 4s एस में इलेक्ट्रॉन पहले भरते भी हैं, एस में इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे। यहाँ पे 4s की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद आप अगर देखना चाहेंगे तो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है जैसे आयरन का, तो देखोगे आयरन कितना नंबर होता है SCTV कर मन, ठीक है। 25 पे मैग्नीज है, उसके बाद 26 पे आयरन है। तो 26 पे आयरन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका मतलब आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको फिल करने जाओ क्या होगा, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना बहुत आसान है। जैसे आप जब 1 लिखते हो 1 लिखोगे तो केवल उसमें S लिखोगे, 2 लिखोगे S और P लिखोगे, 3 लिखोगे तो S भी लिखोगे, P भी लिखोगे, D भी लिखोगे, ठीक है। फिर लास्ट में 4s हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल करोगे, ठीक। तो पहले देखोगे S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में देखो कितने 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, और 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, पहले 4s में भरेंगे। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, उसके बाद बाकी जितने बचते हैं सब 3D में डाल दो। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 18 6 24 2 26, तो 26 जो है फिल हो गया। तो 3D का जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो 26 ऐसे आ जाएगा। लेकिन आप 1:2 से अगर 3p देखोगे तो आर्गन 18 नंबर पे आता है। तो आर्गन के जितना है ना, हम लोग हमेशा बार बार जो है आर्गन का लिख लेंगे डायरेक्टली, इतना पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। लास्ट में केवल हम लोग 3D और 4s रखेंगे, और 3D और 4s रखेंगे तो उसी को जो है हम लोग जो है बार बार दिखाएंगे 3D और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन गया। उसमें से पहले हम लोग 4s को रखेंगे, बाद में 3D को रखेंगे, जिससे फिल करने में हमको आसानी होगी। तो चलिए कोबाल्ट का है, तो आप जानते हैं कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है। तो पहले हम लोग आर्गन लिख लेंगे, तो इसका मतलब क्या है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे लिखा है 1:2 से 3p तक पहले से लिखा हुआ है, देख लीजिए बगल में। उसके बाद फिर
4s2 में 4s2 हो जाएगा और 3d में 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। Ap2+ का मतलब क्या है, मतलब कि आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, निकल जाएगा तो 9 पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 से कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहाँ 26 के बजाय कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब आगे आपको देखना रहेगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है। और पहले अगर आपने देखा है तो 4s2 3d6 था, ठीक है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किस में निकलेगा, s से कि d से, 4s से निकलेगा। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s का 0 हो जाएगा, 3d का 6 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसे आपको देखना रहेगा। अगर हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है ट्रेंड, जो देखने को मिलता है कि इस कैडमियम से मैग्नीज तक पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, मतलब इस एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज़ करेगा। और उसके बाद फिर आयरन से लेकर के कॉपर तक अगर हम देखें तो लगभग इसका जो है सिमिलर रहता है, घटता नहीं है, डिक्रीज नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट काम करने लगता है और शील्डिंग इफेक्ट काम करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर पुल करता है, बाहर की ओर पुश करता है। तो शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर पुश करता है, जिससे इसका साइज घट नहीं पाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है कॉपर और जिंक के बीच। तो कॉपर से जिंक के बीच देखेंगे साइज इसका लगातार इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि जिंक जो है फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से रिपल्सन बढ़ जाता है। और रिपल्सन बढ़ जाने की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी बाहर रह जाते हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर आप देखोगे, एज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेल, ठीक है। electron cloud formed around it. This electron cloud repels new coming electron, ठीक है। तो होता क्या है कि आइए आपको डायग्राम समझाते हैं। चल पहले इस वाले को हम देखते हैं, ठीक है। तो बीच में आपको जो है ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो न्यूक्लियस के बाद जो ब्लैक कलर की पहले सबसेल है वो उसको आप इनर सबसेल मान लीजिए, और जो रेड कलर में आपको दिख रहा है उसको आप जो है आउटर सबसेल मान लीजिए। तो होता क्या है, पहले इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ब्लैक वाला जो क्या बोलते हैं सबसेल है, इनर सबसेल है, तो उसके चारों ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाने का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो गया। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो गया है। जो न्यू आने वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उस पर पहले तो आप लोगों को पता है न्यूक्लियस और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है, ठीक है। चलिए एक चीज़ हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखें इसमें तो देखने को मिलेगा हमें कि ये जो अंदर वाले ब्लैक वाले सबसेल में ये जो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया है, ये आने वाले नए इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ठीक है, उसके साथ रिपल्सन शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इनर सबसेल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगते हैं, उसको आने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ना आ पाने की वजह से वो बाहर ही रह जाते हैं। और बाहर होने की वजह से अब अगर आपको एटम का साइज देखना होगा, रेडियस देखना होगा, तो आप देखो कि एटम का रेडियस आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, जिससे अगर इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है। शील्डिंग इफेक्ट में जो इनर सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यू इलेक्ट्रॉन को आने से रोकते हैं या उसको रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटम का साइज उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है
तो उसका साइज ज़्यादा ही आएगा।